Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 5th of class 12th geography, book number 2. Basically this chapter will be covered by us in 2 videos. Later we will upload the second one too. And the name of chapter is लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर. बेसिकली ज़मीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, खेती का पैटर्न क्या है इंडिया के अंदर, कौन सी फसलें कौन से सीजन इंडिया के अंदर होते हैं, या किस तरह की हमारे यहाँ क्रॉप्स उगाई जाती हैं, कमर्शियल क्रॉप, कैश क्रॉप, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. लैंड यूज कैटेगरीज. लैंड यूज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट. तो कौन इन चीज को रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है कि कितनी जमीन कहाँ पे उपयोग है? लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट इंडिया के अंदर. द सर्वे ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन इंडिया. तो जो सर्वे किया जाता है जियोग्राफिकल एरिया का मतलब भारत के भूभाग का, उसी में ही हमें पता चलता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के द्वारा कि हमारी जमीन कहाँ की कैसी है और किस तरह की वहां पे फसलें उगाई जाती है. लैंड यूज कैटेगरीज एज मेंटेन्ड इन द लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड आर एज फॉलो. और कहाँ कहाँ पे हमारे यहाँ किस किस तरह का जमीन का उपयोग होता है जो लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट या लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में मेंटेन है, वो इस प्रकार है. तो पहला है फॉरेस्ट्स. अधिकतर जमीन जंगलों में भी उपयोग होती है. हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 33% इंडिया का जो लैंड एरिया है उसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना, सो दैट इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन किया जा सके और पॉल्यूशन जैसी समस्याओं को दूर किया जा सके. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एरिया अंडर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, याद रखना, जितना मतलब कि इज डिफरेंट फ्रॉम एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट. हम जिन्हें जंगलों का एरिया कहते हैं और जितने में एक्चुअली जंगल हैं, इन दोनों में फर्क है. कहने का मतलब है हम कह रहे हैं कि भाई 100 बीघा है और वो जंगल है. अब उसमें कितने बीघा पे पेड़ खड़े हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग. देयर में भी वेजिटेशन, वनस्पति भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. मतलब जंगलों के अंदर जमीन खाली भी पड़ी है, जैसे मान लो 100 बीघा जमीन है और पेड़ जो उगे हुए हैं उस जमीन के ऊपर वो थोड़ी दूरी दूरी पे हैं, तो वो सारी जमीन पे थोड़ी उगे हुए हैं, तो डिफरेंस भी है ना. तो वो चीज वो बोल रहा है. द फॉरेस्ट इज द एरिया which the government has identified and demarcated. फॉरेस्ट क्या होता है? जो गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है और जिसकी सीमा निर्धारित हो, जो मतलब सरकार जिस पे कंट्रोल करती है और जिसे ऐसे सेव किया जाता है कि भाई इतने एरिया पे तो फॉरेस्ट ही पेड़ ही उगाए जाएंगे. आपने देखा होगा इंडिया के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, या फिर और भी जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वो सब किस लिए बनाया गवर्नमेंट ने? ताकि हम फॉरेस्ट्स को क्या कर सके, डिफोरेस्ट्रेशन को स्टॉप कर सके और एफोरेस्ट्रेशन, इन चीजों को हम प्रमोट कर सके. Thus, there may be an increase in the category without any increase in the actual forest cover. तो एरिया तो बढ़ सकता है पर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, याद रखना, ये वो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर वो एरिया होता है जिसपे मतलब हकीकत में पेड़ उग रहे हैं. तो मान लो 100 बीघा है पर 125 बीघा कर दिया हमने, पर वो अब जो 25 बीघा बढ़ाया उस पे पेड़ उगे हैं या नहीं उगे हैं, वो डिफरेंट थिंग है. तो ये चीज वो कह रहा है. दूसरा, जहां भारत की जमीन या मतलब उपयोग होती है बैरेन एंड वेस्ट लैंड, जो मतलब बंजर जमीन पड़ी है या जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता, जो बेकार जमीन है. द लैंड विच में बी क्लासिफाइड एज अ वेस्ट लैंड सच एज बैरेन, हिली टेरेंस, डेजर्ट लैंड, रेविन्स, गड्ढे होते हैं जो पानी से भरे हुए, या जो रेत के में मतलब गुजरात और राजस्थान में आपने देखा होगा रेत के जो टीले हैं, या जो जहाँ पे रेत है, जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता जिस जमीन का, हम उसे कमर्शियल पर्पज या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए तो यूज कर सकते हैं, पर हम यहाँ एग्रीकल्चर पर्पज के हिसाब से बात कर रहे हैं तो वो उसके लिए सुटेबल नहीं है. नॉर्मली इट कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी. अधिकतर हम इस बंजर जमीन को उपजा मतलब कि यूज में नहीं ला सकते. आपने देखा होगा जो लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए भी उपयोग होती है, ठीक है ना, जैसे घर के लिए या फैक्ट्री सेटअप के लिए, डंपिंग यार्ड्स के लिए जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है, या फिर और स्पोर्ट ग्राउंड्स, या फिर और भी जो कंस्ट्रक्शन चीजें हैं, या कल्चरल एक्टिविटीज के लिए हम जमीन का उपयोग करते हैं. तो ये इन सब चीजों के लिए हम लैंड को यूज करते हैं. लैंड अंडर सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, कैनाल्स, ईटीसी. रोड्स बनाए जाते हैं वो भी तो जमीन पे ही बनते हैं. कैनाल्स बनाई जाती है पानी के लिए, खेतों तक सिंचाई के लिए. इंडस्ट्री सेटअप होती है वो भी जमीन पे होती है. दुकानें, ये सब इसमें आती है नॉन एग्रीकल्चर यूज ऑफ लैंड में.
also used in the secondary and tertiary activity would lead to an increase in the category of land use। और जो सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो टर्शरी है वो सर्विस सेक्टर है। तो हम जब हम इनके लिए भी उपयोग करेंगे जमीन को, जैसे सेकेंडरी सेक्टर में हम अगर एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहें तो वो भी तो जमीन पे ही होगी ना, तो वो नॉन एग्रीकल्चर यूज में आ जाएगा। और टर्शरी सेक्टर में अगर हम मान लो एक ऑफिस बनाना चाहें या एक स्कूल बनाना चाहें जो बेसिकली सर्विस सेक्टर से है, या हॉस्पिटल, तो वो भी तो जमीन पे ही बनेगा ना, नॉन एग्रीकल्चर यूज आ गया, क्योंकि जमीन का उपयोग खेती से अलग कहाँ पे हो रहा है। एरिया अंडर परमानेंट पास्चर, मतलब पास्चर किसे बोलते हैं, जो जहां पे मतलब कि घास उगी हुई होती है, जो चारागाह होते हैं, मतलब कि जानवरों को जहां पे चराया जाता है। एंड ग्रेजिंग लैंड्स, मोस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंड इज ओन्ड, मालिक होना बाय द विलेज पंचायत और द गवर्नमेंट। आमतौर पे गांव की पंचायत या सरकार इसकी मालिक होती है इस तरह की जमीन की, जो आप गांव के आसपास दिख जाएगा जहां पे मतलब घास उगी हुई है। उस और याद रखना वो एक्सक्लूडेबल नहीं होती, मतलब वो एक से बिलोंग नहीं करती, वो सबके लिए होती है। ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ दिस लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड, और मतलब कि बहुत ही कम हिस्सा, अगर जरा मरा सा है भी तो बहुत कम हिस्सा ऐसा है जो क्या होता है किसी एक व्यक्ति से बिलोंग करता है। अधिकतर दैट इज कम्युनिटी से बिलोंग करता है या फिर एक पब्लिक रिसोर्स होता है। द लैंड ओन्ड बाय द विलेज पंचायत कम्स अंडर कॉमन प्रॉपर्टी। मैंने बताया पब्लिक यूज यानी कॉमन प्रॉपर्टी, एवरीवन कैन यूज दैट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और रिविलियस पर्पस। एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री एंड ग्रोव्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं या फिर जो हमारे बाग हैं, जंगल हैं, वो सब चीजें। एनी लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, कोई भी ऐसी जमीन जो मतलब कि जिसपे खेती ना की गई हो 5 साल से ज्यादा, वो इस कैटेगरी में आएगी। मतलब 5 साल से ज्यादा वो जमीन ऐसे ही पड़ी है, तो दैट इज कॉल्ड एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री, क्रॉप्स और ग्रोव्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं करंट फैलो। दिस इज द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और करंट फैलो किसे बोलते हैं, वो जमीन जिसपे 1 साल से कम या 1 साल तक खेती ना की गई हो, दैट इज कॉल्ड करंट फैलो। द लैंड इज रिकवर्ड फ्रॉम द लॉस्ट फर्टिलिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेस। जैसे मान लो आप, ये मैं आपको एक पेपर पे समझाता हूं। जैसे ये जमीन है और यहाँ 2021 में खेती की गई, ठीक है। फर्टिलाइजर HYV सीड आप जानते ही हैं कितने नुकसानदायक है, केमिकल फर्टिलाइजर ये सब खेत के लिए, ठीक है। उपजाऊता ज्यादा होती है पर फर्टिलिटी तो खो जाती है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 2021 में इस पे खेती हुई, 2022 में इसको खाली छोड़ देंगे जमीन को, ताकि जो इसने अपनी फर्टिलिटी खोई है ना 2021 में, वो ये दोबारा रिकवर कर ले। तो उसको बोलते हैं हम करंट फैलो, जो 1 साल या 1 साल से कम तक छोड़े जाते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट फैलो। नेचुरल प्रोसेस से और हम यहाँ पे क्या इसकी जमीन की उपजाऊता को हम क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। फैलो परत भूमि अदर देन करंट फैलो, जो करंट फैलो से दूसरे होते हैं, वो 1 साल से ज्यादा होते हैं पर 5 साल से कम होते हैं। जैसे मान लो इसका भी एक एग्जांपल देख लो आप। ये जमीन है, हमने इस पे 2021 में खेती करी और इसकी फर्टिलिटी गई क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल के खेती हुई थी। अब 2 साल 2022 2023 के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो अब 2024 में फिर खेती करी, मतलब 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे अदर देन करंट फैलो, 1 साल से ज्यादा 5 साल से कम। दिस इज ऑल्सो कल्टिवेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज्यादा बट लेस देन 5 ईयर्स। नेट एरिया सोन, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया, इसे भी आप यहाँ पे देखिए। मान लो जैसे ये जमीन का एक टुकड़ा है और ये 50 बीघा है, ठीक है। अब हम खेती कर रहे हैं इतने इलाके पे फसलें उगी हुई हैं और ये बैठता है 30 बीघा। तो जो नेट सोन एरिया होगा ना वो 30 बीघा होगा, इसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। जितने पे फसल बोई गई और उसकी कटाई हुई, दैट इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। तो यही है द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन, बोई गई और हार्वेस्ट की गई, ठीक है। लैंड यूज चेंज इन इंडिया, वी नीड टू नो 3 टाइप ऑफ चेंजेस। जमीन के उपयोग में 3 तरह के चेंज आए। फर्स्ट, साइज ऑफ द इकोनॉमी,
इन टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो एक बात याद रखना, इंडिया का साइज आप जानते हैं पॉपुलेशन के टर्म में बढ़ता जा रहा है, पर हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो अगर आप देखो, मान लो जैसे जो पहले खेती होती थी उसकी जमीन ज्यादा थी, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया के अंदर कम थी, लोगों के लिए घर या बिल्डिंग्स ये कम चाहिए थे। पर अब जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो नई नई कॉलोनीज बन रही हैं। आपने देखा भी होगा अपने आसपास बहुत सारी फर्टाइल जमीन पे कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो वो उतनी जमीन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अब उतनी या हाईवेज बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, या फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो जितनी जमीन पे बनते चले जाएंगे, जैसे मान लो ये खेत की जमीन है, अब यहाँ से फ्लाईओवर निकल गया, तो अब जितनी जमीन, ठीक है लोगों की जरूरत है, फ्लाईओवर भी बनाना जरूरी है, पर अब जितनी जमीन से निकला ना, उतनी जमीन पे अब खेती तो हो नहीं सकती। तो वो चीज वो बोल रहा है। तो पहला तो ये है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी का साइज बढ़ा है, तो उसके वजह से लैंड यूज भी क्या हुआ है, साइज जो इकोनॉमी का था वो बढ़ा, तो लैंड का साइज कम होता चला गया। क्यों? फैक्ट्रीज भी लगेंगी बहुत सारी, लोग नए नए काम भी खोल रहे हैं, दुकानें बन रही हैं। तो जितनी जमीन पे ये बनते चले जाएंगे, उतनी जमीन क्या होती चली जाएगी, खेती के पर्पज से कम हो जाएगी। और जब खेती के पर्पज से कम हो जाएगी, जैसे मान लो, इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये 50 बीघे का एक चक है, मतलब एक 50 बीघे का एरिया है, और इस पे खेती होती थी। पर अब जनसंख्या बढ़ी, तो इस फार्मर ने या इस जमीन के मालिक ने क्या किया, इतने एरिया पे कॉलोनी बना दी। ये था 10 बीघे का एरिया, या कुछ और काम हो गया यहाँ पे, या उसने कोई बिजनेस किया अपना, या जो भी काम। अब ये तो ठीक है, यूज हो गया ना, तो अब बचा कितना, 40 बीघा। तो पहले 50 बीघे में मान लो एक बीघे में 3 क्विंटल हो रहा था, तो 150 क्विंटल हो गया प्रोडक्शन। पर अब कितना है हमारे पास जमीन का एरिया, 40 बीघा। तो 40 इंटू 3 करोगे आप, क्या आएगा, 120 क्विंटल। तो देखो 30 क्विंटल कम हो गया ना, ये चीज वो समझाना चाह रहा है आपको। अब ये 30 क्विंटल कम हो गया, पर खाने वाले तो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पर गेहूं क्या जो उत्पादन है वो कम होता जा रहा है, इसीलिए चीजों के रेट बढ़ते हैं। इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक्स में अगर आपके पास इकोनॉमिक्स होगा तो वहां पे आपने समझा होगा, ऐसा कर्व होता है इसका। ये हमारा एएस होता है, ये हमारा एडी, ये हमारा एडी डैश, और ये जितना ये चेंज आया, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो ये चीज है, इट ग्रो ड्यू टू इंक्रीज। मैंने आपको समझा दिया पॉपुलेशन का एग्जांपल देके, वो 50 बीघे वाला, ये याद रखना आप। एंड इनकम लेवल, लोगों की कमाइयां बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो धरती का हम एक्सप्लॉइटेशन क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। हमसे मतलब वी द पीपल। एज अ रिजल्ट द प्रेशर ऑन लैंड। अब देखो भाई, ये जमीन है, अब मान लो ये मान लो पूरा भारत का एरिया है, 32 लाख जितना भी है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब पहले 1950 में भी इतना ही था, ठीक है, और 2021 में भी इतना ही है। पर 50 में पॉपुलेशन मान लो 50 करोड़ ही थी, आज कितनी है, 138 करोड़। कितनी बढ़ गई, 88 करोड़। अब वो 88 करोड़ लोगों का इस जमीन पे प्रेशर बढ़ गया, मतलब कि अब इस जमीन को इनकी भी जरूरतें पूरी करनी है 88 करोड़ की, तो वो चीज। एज अ रिजल्ट द प्रेशर ऑन लैंड, समझ के, पॉपुलेशन जब ज्यादा बढ़ेगी तो धरती के ऊपर दबाव बढ़ेगा। विल इंक्रीज विद द टाइम एंड बाउंड्री लैंड्स वुड कम अंडर यूज। तो जो जमीन है हम उसे उपयोग करना शुरू करेंगे, और एक्सप्लॉइटेशन मीन टू से कि उसका ज्यादा एक्सेस वे में, क्योंकि बढ़ती जा रही है। सेकंड, चेंज कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी भी तो अलग अलग तरीके से कर रही है। जैसे मान लो कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर से किस पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर पे। आज आप जानते हो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सर्विस सेक्टर का है, और वहीं एक टाइम ऐसा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारी 84%, 82% पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी, और आज कितनी है, 48.9%। तो दूसरे सेक्टर डेवलप हो रहे हैं, तो वहीं पे खेती की जमीन कम होगी, जाहिर सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपी पे समझते हैं, देखो थोड़ा सा वीडियो मतलब कि अगर लंबा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझेंगे ताकि कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना आए बड़े लेवल पे एग्जाम्स में भी जब आप लिखने लगो। ये जमीन है, ठीक है, क्या समझा रहा था मैं, ठीक है, ये जमीन है। अब इस पे पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती थी, ठीक है, पर ये मान लो एक फार्मर था, आगे इसके 2 बेटे हुए, ये एक और ये।
तो एक ने कहा ठीक है फादर मैं खेती करूंगा, दूसरा कहता है कि मैं तो फादर कोई शॉप या इंडस्ट्री जो भी लगाना चाहूंगा। अच्छा, उसके फादर कहते हैं चलो ठीक है भाई लगा ले भाई, तू तेरे को जो फैक्ट्री करनी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाएगा, सेकेंडरी में, समझ रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये जो फादर थे ना, ये 20 बीघा को 2 हिस्सों में कर देता है, 10 इसके हिस्से में आ गई 10 इसके में। इसको फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड बोलते हैं। ये भी एक कारण है कि लैंड होल्डिंग्स कम होती जा रही हैं क्योंकि जमीन बढ़ती जा रही है। तो इसने तो चलो एग्रीकल्चर को प्रमोट किया और ये खेती कर रहा है, पर इसने मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया। तो अब ये जो 10 बीघा जमीन था ये खेती से कहाँ शिफ्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। तो कहने का मतलब है अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर भी ग्रो करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जमीन क्या होती जाएगी, कम। क्योंकि देखो सेकेंडरी सेक्टर का मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज है, और वो लगती कहाँ है, जमीन पे। आप आसपास कहीं ट्रैवल करेंगे आपको रास्ते में बहुत सारी फैक्ट्रीज दिखाई देंगी, तो वो एग्रीकल्चर जमीन पे ही तो लगी हुई है, उतनी जमीन क्या हो गई, कम हो गई। खेती के पर्पज से समझ रहे हैं। दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज, और इंडिया जैसे देशों में ये आपको दिख जाएगा, डेवलपिंग देशों में जहां पे मैन्युफैक्चरिंग या टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, और इंडिया में बेसिकली टर्शरी ज्यादा ग्रो कर रहा है। दिस प्रोसेस वुड रिजल्ट इन ग्रेजुअली शिफ्ट ऑफ लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर। और नॉन एग्रीकल्चर आप समझ गए ना, जैसे आप रास्ते में कहीं जाते होंगे आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स या बिल्डिंग्स या स्कूल्स बहुत सारी चीजें दिखती होंगी, तो वो सर्विस सेक्टर है, वो भी तो खेती की ही जमीन पे बना है। तो उतनी जमीन नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रही है, ये चीज वो कह रहा है आपसे। द एग्रीकल्चर लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर बिल्डिंग पर्पज, बिल्डिंग्स बन रही है खेती पे, आप देख रहे हैं खेती की जमीन पे हम बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि डिमांड ही इतनी ज्यादा है चीजों की, फिर उसको फिलअप करने के लिए धरती का एक्सप्लोइटेशन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। थर्ड चेंज, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रिड्यूस ओवर टाइम, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मतलब खेती का योगदान देश के अंदर कम होता जा रहा है। 17-17.5% के आसपास रह गया जीडीपी में, या 18% होगा, और सर्विस सेक्टर 70% क्रॉस कर रहा है, और पॉपुलेशन सिर्फ 23-24% है सर्विस सेक्टर पे। यहाँ 66% डायरेक्टली इनडायरेक्टली है खेती पे, और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 17-18% है सिर्फ देश में। तो वो चीज, इसको बोलते हैं थर्ड चेंज। इसको थोड़ा बढ़िया समझने के लिए ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इंडियन इकोनॉमी की वीडियोस बनी हुई है मेरी, पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा, चलो दूसरा तक देख लेना, क्योंकि 1947 का भारत और 1950 से 90 का भारत मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है इकोनॉमिक वे में, तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना जरूर। वो एक ब्रॉड सेंस में कंसेप्ट बिल्डअप होगा आपके माइंड में। द रीजन आर, अब क्यों, इन डेवलपिंग कंट्रीज द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली डिक्रीज, खेती पे पॉपुलेशन कम होती जा रही है मोर स्लोली। आज आप देख लो कोई भी पेरेंट्स है, मैं एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, चीजों को एज ए लर्नर ही इनटेक कीजिएगा। कोई भी फार्मर है वो, या कोई भी व्यक्ति है जो खेती करता है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। अच्छा, एक जनरल सेंस में आप सोचिएगा वो किस लिए पढ़ा रहा है, कि भाई ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कोई और गवर्नमेंट ऑफिसर बने, या फिर कुछ भी बने, टीचर बने, ठीक है, या कुछ भी, जो भी वकील बने, जो भी वो करना चाहता है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाए, पर क्या वो एक बार कोई सोचता है कि पढ़ लिख के वो फार्मर बने? सोचने वाली बात है, क्योंकि आप जानते ही हैं फार्मिंग की इंडिया में पॉलिसी कैसी है या स्थिति कैसी है, वो भी हमने उस वीडियो में बताया, आप देखिएगा। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो खेती से पॉपुलेशन कम होती जा रही है, कहाँ 82% थी और कहाँ अब कितनी रहेगी, 48.9%। तो क्यों हुई ये कम? क्योंकि पता है लोगों को भाई एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए वो दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं। पर एक बार सोचो, बिना एग्रीकल्चर के तो दूसरे सेक्टर भी नहीं सस्टेन कर पाएंगे भाई। सर्विस सेक्टर वाले को भी तो फूड चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले को रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो आएगा कहाँ से, एग्रीकल्चर। हालांकि गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए नॉन अलाइड सेक्टर एग्रीकल्चर के साथ जोड़ देती है, जैसे मान लो डेयरी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, या अपना फ्लड रिवॉल्यूशन मिल्क से था रिलेटेड, या फिर वाइट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं जिसे हम, या फिर आप अपना ये देख लीजिए हॉर्टिकल्चर। ये सब गवर्नमेंट कर रही है चीजें कि भाई हम खेती को क्या कर सकें, प्रमोट कर सके। अच्छी बात है, ठीक है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, पर एक जनरल सेंस में अगर हम समझे, लोग दूसरे सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं कंपेयर टू द डिग्री। अब जाहिर सी बात है, जब दूसरे सेक्टर की तरफ शिफ्ट होंगे तो जीडीपी में तो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का घटेगा ही। और ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, ये डाटा है गवर्नमेंटेड का, न्यू इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आया था 2021 का, वो आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा चीजें कि कौन से सेक्टर घटे हैं, कौन से बढ़े हैं, या कितने % लोग शिफ्ट हुए हैं। पीपल दैट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो लोग खेती पे डिपेंड थे,
आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। खेती के ऊपर डे बाय डे पॉपुलेशन क्या हो रही है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे, हाँ ये ठीक है। जो लोग दूसरे सेंस में मैं सोच रहा था, अभी इस पे सोचते हैं कि देखो खेती के ऊपर पॉपुलेशन बट डिपेंडेंसी, पॉपुलेशन इन्वॉल्वमेंट नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप जानते हो डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट इसमें एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा है, छिपी हुई बेरोजगारी। आपने 9th-10th क्लास में देखा भी होगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर में, या वो पालमपुर वाली कहानी होगी इकोनॉमिक्स में जब आप 10th में होंगे या 9th में, तो वहां पे आपने देखा होगा वो चीज। तो इंक्रीज डे बाय डे, तो डिपेंडेंसी बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है कि भाई खाएगी तो फूड ही, रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से, खेतों से, तो डिपेंडेंसी बढ़ रही है। डाटा बुक में आपकी देख लेना एक बार उस डाटे को, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना था वो अभी हो नहीं पाया डाटा, तो आप बुक में एक बार जरूर देख लेना, आपकी बुक में है डाटा। इंडिया हैज अंडरगोन मेजर चेंजेस, ये तो चलो आप एक बार चाहे डाटा भी ना देखो, जनरल साइंस में सोचो भाई, 50 की पॉपुलेशन देख लो अपनी जो इंडिया की है, और 2021 की देख लो, आपको डिपेंडेंसी खेती पे दिखी जाएगी। और अगर आप देखोगे उसमें इंडियन इकोनॉमी की वीडियो में मैंने उसमें बताया 270 मिलियन लोग, 27 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, इतना बड़ा डाटा। India has undergone major changes within the economy over the past 4 and 5 decade। वही पिछले 40-50 साल में भारत में बहुत सारे चेंजेस, भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। दीज चेंजेस बिटवीन 1950 से 51, 2014 से 15 तक फिगर में आप देख सकते हैं जो मैन बुक में है आपकी। You will see 4 categories have undergone increase while 4 have registered decrease। 4 कैटेगरीज बढ़ी हैं और 4 घटी है। बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर की घटी है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की बढ़ी है। शेयर ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, नॉन एग्रीकल्चरल यूज, करंट फैलो लैंड एंड नेट सोन एरिया हैव शोन एन इंक्रीज एज फैलो। ठीक है, फैलो लैंड के मुकाबले इनमें ज्यादा इंक्रीज आया। फर्स्ट इंक्रीज, सॉरी ये फॉलो है, फॉलोइंग, ठीक है इनके हिसाब से। अब देखते हैं पहले पहला इंक्रीज क्या है। द रेट ऑफ, थोड़ी सी ना जो बीच में मिस्टेक है ग्रामेटिकल या लिखने में, प्लीज उन्हें एज अ लर्नर इग्नोर कीजिएगा। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर यहाँ पे एक कमी है, ठीक है अच्छी बात है, आप उन कमियों को नोटिस कर रहे हैं और बता रहे हैं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, पर उसकी वजह से ना चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, तो वो चीज। फर्स्ट इंक्रीज, द रेट ऑफ इंक्रीज इज द हाइएस्ट इन केस ऑफ एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। ये मैंने अभी आपको कॉपी पे बताया था कि नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए जमीनों का उपयोग क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अच्छा इसमें ना देखो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है। मान लो ये एक व्यक्ति है, ये भी एक कारण है और पॉजिटिव कारण है, आप खुद सोचना। ये एक व्यक्ति है, इसके पास एक घर है, पर्याप्त है इसको, ये इसका परिवार अच्छे से रह रहा है, पर ये बाबूजी एक, हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं मानता हूँ लीगल राइट है, पहले फंडामेंटल राइट था, 7th फंडामेंटल राइट था, पर उसको फिर आर्टिकल 31 से निकाल के 300 के ए में, एक बार ये चेक कर लीजिएगा, 31 से निकाला था और 300 ए में, ये आप देख लेना, ठीक है ना। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की जगह लीगल राइट बना दिया था, ठीक है। आप कानूनन कितनी भी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, वो अधिकार है, पर हम इसको ज्योग्राफी के टर्म में समझ रहे हैं, तो पर्सनल कोई नहीं लेगा चीजों को। तो ये एक व्यक्ति है, इसके पास एक घर पर्याप्त है, ठीक है हम मानते हैं, पर इसने क्या कर रखा है, 1-2 प्लाट ले रखे हैं, आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही मान लो चलो, या फिर 1-2 घर और बना रखे हैं, जनरली आप देखते होंगे अपने आसपास। तो अब ठीक है चलो, ये इसका अधिकार है भाई, लीगल राइट है, 300 का ये इसको देता है, पहले फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के तहत, चलो इसने बना लिया। अब आप एक जनरल टर्म में सोचो, इसके लिए पर्याप्त है, अब इसने ये भी बना लिया, और मान लो ये गज 100 गज का है, ये घर 100 गज का है एक और, अब 200 गज जमीन क्या हो गई कम, मतलब एग्रीकल्चर में अब वो इस पे प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि घर बन गया ना यहाँ, तो वो चीज नॉन एग्रीकल्चर के लिए ये भी एक कारण है भाई। तो नॉन एग्रीकल्चर के लिए बिल्डिंग्स आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, तो रोड्स, हाईवेज। द मेन रीजन ऑफ इट एज इंक्रीजिंग सेकेंडरी और टर्शरी, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बदलेगा, डेवलप करेगा, टर्शरी बदलेगा, तो लैंड का नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होगा। समझते हैं ना कॉपी पे जरिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा चैप्टर। ये जमीन है, अब हमने क्या कहा, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब फैक्ट्रीज,
वही फैक्ट्रीज डेवलप करेंगी, मतलब बड़ी होंगी या और लगेंगी तो ज़मीन पे ही तो लगेंगी। टर्शरी सेक्टर, हॉस्पिटल, स्कूल, मतलब जो भी सर्विस सेक्टर के अंदर चीज़ें आती है सारी वो बढ़ेंगी, ज़मीन वही तो बढ़ेंगी। तो ये भी एक कारण है ज़मीन घट रही है। दस द एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज इज वेस्ट लैंड एंड एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चरल लैंड, तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर वेस्ट लैंड भी आ जाता है, जिस जमीन का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसी पड़ी है, खाली पड़ी है, वो भी नॉन एग्रीकल्चर में है। अब जैसे रेगिस्तान देख लो, डेजर्टेड एरिया, तो नॉन एग्रीकल्चर ही तो है, वो वेस्ट लैंड है। ठीक है, सेकंड इंक्रीज पढ़ते हैं अब। द इंक्रीज इन द शेयर अंडर फॉरेस्ट बाय डेमोक्रेटेड एरिया अंडर फॉरेस्ट रेदर देन एन एक्चुअल इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। तो कहने का मतलब है हमने फॉरेस्ट की सीमाएं तो निर्धारित की हैं, बढ़िया बात है, पर एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया बढ़ानी है। क्योंकि देखो, आप जानते हो अधिकतर जरूरतें हमारी कहाँ से होती हैं पूरी, चाहे वो, मैं ज्यादा दूर तो जाता नहीं, चलो इसी की बात कर लो। ये क्या है, टेबल है, कब बना होगा, लकड़ी से बना है, और बना कब होगा, समझ गए। तो बस वो चीज कह रहा है कि फॉरेस्ट का एरिया तो बढ़ा है, पर एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया जहां पे जंगल हो गए हैं वो नहीं बढ़ा है। हालांकि गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया है, एनजीटी बनाई है, या फिर आप देख लो हम एनवायरनमेंट डे बनाते हैं या अर्थ डे बनाते हैं 22 अप्रैल या 5 जून। तो ये देखो बढ़िया चीजें हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, पर हम लोगों को अपने स्तर पे भी चीजों को सोचना होगा। मतलब हम प्राकृतिक संसाधनों का सिर्फ उतना ही उपयोग करें जितनी हमें जरूरत है। लालच, या ठीक है भाई, मान लो अब एक टेबल मेरे, हालांकि मेरे पास तो एक ही है, अब ये पर्याप्त है कि ठीक है एक टेबल की जरूरत है, धरती जरूरतें तो पूरी कर सकती है। अब मैं 10 ला के रख लूं तो वो तो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा हूँ ना मैं नेचर का, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा है, तो वो चीज समझिएगा। तो हमें प्रकृति उतना तो दे सकती है कि नेचर कैन फुलफिल आवर नीड्स बट कैन नॉट फुलफिल आवर ग्रीड्स। तो वो चीज, ये भी एक कारण है, ग्रीड्स भी कारण है कि जो फॉरेस्टेड एरिया घट रहा है। थर्ड इंक्रीज, द इंक्रीज इन करंट फैलो डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल एंड क्रॉपिंग साइकिल। अब करंट फैलो क्या है, मान लो जैसे दो के संदर्भ में समझाऊंगा, एक पुअर किसान के संदर्भ में, एक रिच के संदर्भ में। पुअर किसान क्या है, वो फसलें कर रहा है, उगा रहा है, उसके पास इतने पर्याप्त रिसोर्सेज तो नहीं है, नहीं कि वो केमिकल फर्टिलाइजर से सब खरीद पाए। ये फिर भी प्रकृति को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि इसने ये सब चीजें नहीं डाली। इसके लिए हम मान लेते हैं, चलिए ये ऑर्गेनिक कंसेप्ट को प्रमोट कर रहा है। एक रिच फार्मर है, ये ज्यादा उत्पादन करने के लिए, ज्यादा मुनाफे के लिए जमीन में केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब डालते हैं। ठीक है, जमीन ज्यादा उगा देगी, पर फर्टिलिटी क्या होगी जमीन की, खो जाएगी। तो फिर ये उसको फैलो लैंड में कन्वर्ट कर देगा, छोड़ देगा 1 साल के लिए, अगले साल करेगा। तो वो चीज भी, उससे भी एग्रीकल्चर है। अब वो 1 साल उस पर प्रोडक्शन नहीं होएगा तो वो टोटल प्रोडक्शन उतना कम हो जाएगा। फोर्थ इंक्रीज, द इंक्रीज इन नेट एरिया सोन इज ड्यू टू यूज ऑफ कल्चरेबल वेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज। नेट सोन एरिया आप कह सकते हो कि थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि हमने वेस्ट लैंड को भी उपयोग में लाए हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के जरिए। कि भाई, क्योंकि देखिए क्या है, आप जानते हैं जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो जरूरतें या धरती के ऊपर दबाव बढ़ता है, और फिर नई नई चीजों का इनोवेशन भी तभी होता है। ठीक है, इनोवेशंस हो गए, सब चीजें हो गई, तो फिर अब हम उन चीजों को भी यूज करने लगेंगे जो हमारे पास, जो अनयूज थे, जो रिसोर्सेज अभी हम अंडर यूटिलाइज्ड थे। द 4 कैटेगरीज दैट हैव डिक्रीज्ड आर, अब कौन सी घटी है। एज द प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीज, धरती के ऊपर जैसा जैसे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर का मतलब ये नहीं कि मतलब कि वजन ज्यादा हो रहा है, नहीं, लोगों की जरूरत होगा वजन जो धरती को पूरा करना है। बोथ फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर द वेस्ट एंड कल्चरेबल लैंड, ये सब क्या होंगी, घटती चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम भाई मानव है, उनकी जरूरतें पूरी होनी है। जैसे मान लो अभी 100 लोग हैं तो हम इतने एरिया को यूज कर रहे हैं, और यही 10,000 हो जाए तो हम इस सारे एरिया को यूज करेंगे। अब चाहे वो किसी भी तरह टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कुछ भी करके करे, तो वो चीज वो कह रहे हैं। द डिक्रीज इन पास्चर, जो घास के मैदान थे वो घटे हैं क्योंकि मानव का एग्जिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना। एंड ग्रेजिंग लैंड्स घटे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर और एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि भाई खुद सोचना, पॉपुलेशन बढ़ रही है,
ये जमीन है जिसपे घास उगता था, जंगली जानवरों के लिए, जैसे भी आप समझ ले। पर अब इंसान है, वो इनमें भी इंटरफेयर करेगा, तो वो इनको सबको काटेगा और यहाँ पे फसलें उगाएगा, क्रॉप्स उगाएगा। तो जो ग्रेजिंग लैंड्स थे वो कम हो जाएंगे। क्यों? और क्यों ऐसा कर रहा है वो? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, नीड्स ज्यादा है, पैसा ज्यादा चाहिए, ये चीज है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मीन टू से कि बिलोंग्स टू ऑल, नॉट अ इंडिविजुअल। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह के हैं। एक प्राइवेट लैंड, प्राइवेट से तो आप समझ ही गए होंगे जिसका एक मालिक हो, कॉमन के जिसके सब है, मतलब सब यूज कर सकते हैं। प्राइवेट लैंड का एक व्यक्ति इंडिविजुअल उसका मालिक होता है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दो तीन पार्टनर हो गए। वेयर एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज सीपीआर, याद रखना, इज ऑनर्ड बाय द स्टेट मीन्ट, जिस जो सरकारी होती है अधिकतर जमीन, या जिसपे जैसे सड़क हो गई, दैट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। वो कोई भी यूज कर सकता है, वो एक्सक्लूडेबल नहीं है कि एक व्यक्ति करेगा दूसरा नहीं करेगा, सब कर सकते हैं। CPRS provide fodder for the livestock and fuel for the households along with other minor forest product like fruits, nuts, fibers, medicinal plants etc. ये जो जमीनें हैं जिन पे सबका हक है, जो एक मालिक की नहीं है, मतलब कि एक मालिक का मतलब इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करती, वहां पे जाके कोई भी, मतलब जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ये एरिया पड़ा है, बहुत बड़ा एरिया खाली है, मतलब इसका कोई एक मालिक नहीं है। तो इस एरिया में कोई ये व्यक्ति है, ये जा रहा है, तो इसको जो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए वो यहाँ से ले सकता है। जनरली हम ये काउंट करते हैं कि ये कॉमन प्रॉपर्टी है, मतलब सबका है। पार्क मान लो आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल, कोई भी जा सकता है ना, दैट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स आल्सो आर इम्पोर्टेंट for women as the fodder and fuel collection is done by them. तो अधिकतर आपने देखा होगा गाँव में या रूरल एरिया में वुमेन्स लकड़ी काटने जाती है या घास इकट्ठा करने जाती हैं, जो उन्होंने घर में पशु पाल रखे हैं उनके लिए। जैसे ये होते हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, या फिर ठीक है ना, लकड़ी हो गई, क्योंकि चूल्हा पर भी भोजन पकाना होता है ना। हालांकि गवर्नमेंट ने इसमें भी बढ़िया किया है। आपने एक योजना का नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मैं आपको कोरिलेट करके पढ़ा रहा हूँ चीजें। उज्ज्वला योजना के तहत आप जानते हैं फ्री में गैस सिलेंडर्स बांटे गए हैं। अब देखना ये कैसे फायदेमंद है। अब ये उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बंट गए, ठीक है, आप कहोगे कि गैस का उपयोग यूज बढ़ जाएगा और चीजों के रेट इन्फ्लेशन आएगा, सही बात है। पर दूसरा एस्पेक्ट ये भी तो है ना कि वो जो फॉरेस्ट से लकड़ियां काट के लानी पड़ती थी, नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करना पड़ता था, वो तो घटेगा, और इकोलॉजिकल बैलेंस और हमें प्योर एयर तो मिलेगी। ये भी तो है एक कंसेप्ट। हालांकि पॉल्यूशन यहाँ से भी फैलेगा, ठीक है, बढ़ने का, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जब जलेगा, इन्फ्लेशन आएगा क्योंकि यूजर्स बढ़ गए हैं। पर एक चीज ये भी सोचिए कि इसमें नेचर को भी फायदा है, कहीं ना कहीं तो इनडायरेक्टली है ही। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सीपीआर आर कौन है? सीपीआर के एग्जाम्पल, फॉरेस्ट, पास्चर लैंड जहाँ पे सब जा सकते हैं, विलेज वाटर बॉडी, गांव में कोई तालाब है तो उससे सब पानी पी सकते हैं, भर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। और पब्लिक स्पेस, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, रोड्स हो गए, यहाँ सबका हक है। एग्रीकल्चरल लैंड यूज इन इंडिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मोर देन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का कंट्रीब्यूशन, मतलब खेती में कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लैंड ज्यादा उपयोग है, सेकेंडरी और टर्शरी में कम है। मैं सोचा यहाँ जीडीपी लिखा हो, मगर जीडीपी में तो सेकेंडरी और टर्शरी का ज्यादा आता है, तो याद रखना लैंड की बात कर रहा है। वी कैन नॉट यूज बैरन वेस्ट लैंड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, बंजर जमीन का तो उपयोग कर ही नहीं सकते क्योंकि उस पर प्रोडक्शन खेती नहीं हो सकती, पर अदर सेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कोई जमीन बंजर है तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर फैक्ट्री लगा लो, या एक बहुत बढ़िया बिजली जनरेट करने का सोलर प्लांट लगा लो, वो भी तो बढ़िया रहेगा। क्वालिटी ऑफ लैंड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, जिस जमीन से जितनी बढ़िया खेती होगी वो जमीन उतनी ज्यादा बढ़िया होगी, अच्छी होगी, विच इज नॉट ट्रू फॉर अदर एक्टिविटीज। अदर एक्टिविटीज के लिए तो देखो नॉर्मल लैंड ही चाहिए, चाहे घर बनाना है। इन रूरल एरियाज लैंड ओनरशिप हैज अ सोशल वैल्यू एंड आल्सो एड टू द सोशल स्टेटस। गांव में अधिकतर आपने देखा होगा जिसके बाद जितनी जमीन उसकी उतनी ज्यादा रेस्पेक्ट। एक जनरल सेंस में मैंने आपको समझाया सोशल स्टेटस, भाई बहुत बड़े आदमी है, ऐसे बोलते हैं ना, जिसके पास ज्यादा जमीन होती है। खेती के पर्पज से क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया
अब इम्पोर्टेंट चीजें भी ये, हालांकि अब तक भी इम्पोर्टेंट ही था, पर अब अलग सा कंसेप्ट शुरू हो रहा है। तो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट क्रॉप सीजन, 3 तरह के हैं हमारे यहाँ, खरीफ, रबी, जैद। जैद होता है इन दोनों के बीच का जो टाइम है 3 महीने का, जिसमें तरबूज, खरबूजा, कुकुम्बर ये सब उगाए जाते हैं इन दोनों के बीच का। हम देखेंगे एक एक करके आगे। द खरीफ इज एन अरेबिक वर्ड मीन्स ऑटोमन, पतझड़। जब मतलब पतझड़ का सीजन आता है, पेड़ अपने पत्ते छोड़ देते हैं, वो गिर जाते हैं। सीजन बिगेन फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है, जून से सितंबर तक ये चलता है। द रबी इज एन अरेबिक वर्ड मीन्स स्प्रिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, बसंत ऋतु। सीजन बिगेन्स इन अक्टूबर नवंबर। अच्छा देखो, अभी एक चीज याद रखना है, ये कंपटीशन के पर्पज से भी मैं बोल रहा हूँ और वैसे भी जनरल पर्पज से भी, जब आप आंसर्स लिखोगे अपने, ये मंथ जरूर याद रखना इनके, ठीक है ना, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में यूनिवर्सिटीज के, जब कल को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस दोगे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी से कि बताओ खरीफ सीजन का टाइम पीरियड क्या है, रबी सीजन का टाइम पीरियड क्या है। तो ये प्लीज याद रखना, फायदा मिलेगा। सीजन बिगिन इन अक्टूबर नवंबर और एंड कब होता है, मार्च अप्रैल में। अब ये देखो अप्रैल, और पर ये शुरू कब होता है, जून। तो अप्रैल के मई जून, ये 2 महीने या 2.5 महीने का टाइम होता है, जिसे हम जैद बोलते हैं, जैद सीजन। जैद इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन समर क्रॉपिंग, गर्मियों के समय है। बिगिनिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रबी सीजन के बाद ये होता है, मैंने बताया आपको एंड होता है अप्रैल में। द कल्टिवेशन ऑफ वाटरमेलन्स, ये अभी जो मैंने आपको बताया, तरबूज, खीरा, वेजिटेबल्स एंड फोडर, वो भी बोल देते हैं, जैसे उसको बोलते हैं चेरी बोलते हैं हमारे इधर, तो चेरी बोलते हैं, जो गाय भैंसों को खिलाई जाती है वो चीज। सम क्रॉप एग्जिस्ट इन साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, सेम क्रॉप, सॉरी दैट इज नॉट सम, दैट इज सेम। तो दीज आर द सेम क्रॉप्स दैट यू विल फाइंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ अवर इंडिया। हेयर द टेम्परेचर ऑफ इज हाई ड्यूरिंग एनी पीरियड, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है इन द एयर प्रोवाइडेड द सॉइल मॉइस्चर इज अवेलेबल, क्योंकि आपने देखा होगा जो मानसून होता है वो कहाँ से शुरू होता है, केरला साइड से नॉर्थ ईस्ट होता है और राजस्थान की तरफ जाता है इंडिया में, तो इसलिए यहाँ पे मॉइस्चर भी ज्यादा है। और फिर आप जानते ही हैं कोस्टल एरिया बहुत ज्यादा लगता है ये साउदर्न स्टेट से, तो वो भी इन्हें एक बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप देखो ये पूरा कोस्टल एरिया है, यहाँ हमारा आंध्रा हो गया, यहाँ तमिलनाडु, ये केरला मान लो, और ये हमारा कर्नाटका मान लो, या फिर यहाँ, ठीक है, और बीच में आंध्रा, तेलंगाना, ये चीजें हैं। Therefore, in the same group can be grown thrice in agricultural year. तो 3 बार, अब ये मैं आपको फसलों के बता रहा हूँ नाम। खरीफ सीजन में नॉर्दर्न स्टेट में क्या क्या उगाई जाती है, ये टाइम जरूर याद रखना, ये फसलें जरूर याद रखना, कंपटीशन में भी मिल जाएगा, ठीक है। खरीफ राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, जवार, तूर दाल होती है, तो ये खरीफ सीजन में है। और साउथ नॉर्थ के इलाके में, और साउथ के इलाके में क्या क्या होता है खरीफ में, राइस, मेज, रगी, जवार, ग्राउंडनट्स मूंगफली। रबी में वीट, ग्राम, रेपसीड एंड मस्टर्ड, बरले, ये हमारा रबी में नॉर्दर्न में। और उधर है राइस, मेज, रगी, ग्राउंडनट, जवार। जैद में हमारे इधर क्या है, नॉर्दर्न स्टेट में वेजिटेबल, फ्रूट्स, फोडर, और साउदर्न में राइस, वेजिटेबल एंड फोडर। इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लेना, ये बुक में डाटा है टेबल 5.2 मैंने। सो लर्नर्स, वीडियो को हम यहीं पे ही एंड करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का पार्ट 2, उसमें हम यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और देखिए कोई भी अगर ऐसा पॉइंट है जिससे आपकी कोई भावना हर्ट हुई है, तो मैं उसके लिए सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भी भावना को हर्ट करने की। मैं तो बस देखो आपको चीजों को एज अ मतलब कि एक ब्रॉड सेंस में समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल मैं को आप में से कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सिविल सर्विसेज या स्टेट लेवल की जो सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं उनके मेंस देंगे या प्री की तैयारी करेंगे। तो ये चीजें, यही तो वो सोचने के दायरे को ही तो देखते हैं उन चीजों में, या इंटरव्यू के दौरान। तो बस एक ब्रॉड सेंस देना की कोशिश की है मैंने, एज अ लर्नर ही आप चीजों को इनटेक कीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब नाम कमाइए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, और अपने पेरेंट्स को या इस सोसाइटी के लिए कुछ कीजिएगा जरूर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद, स्वस्थ रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, वो भी जरूरी है, हम भी ग्रो करेंगे आपके साथ साथ, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।